नमस्कार साथियों, हिंदी देवनागरी शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस चैनल का भरपूर लाभ उठाएंगे। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दोनों के अधिगम में ये चैनल आपके लिए एक रामबाण साबित होगा, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो इसी कड़ी में अपन बात कर रहे थे कि हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का जो ये चैनल है, इसमें किस प्रकार से कक्षाएं चलेगी उसके बारे में दोबारा और बता देता हूं कि सबसे पहले जो कक्षा है वो हिंदी भाषा की चलेगी, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास शामिल हो जाएगा। एक कक्षा रहेगी। उसके बाद में व्याकरण को वेटेज देते हुए, व्याकरण को महत्वपूर्ण समझते हुए हिंदी व्याकरण की फिर 3 कक्षाएं चलेगी। टोटल 4 कक्षाएं हो गई हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण से। उसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी 3 क्लास चलेगी। और उसके बाद में भारतीय काव्य शास्त्र की 1 क्लास रहेगी और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की 1 कक्षा रहेगी। तो कुल मिलाकर ये 9 कक्षाओं का रोटेशन चलता रहेगा। तो इसी कड़ी के अंतर्गत सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव या विकास, या हिंदी भाषा की बात करते हैं। हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत अपन कक्षा रहेगी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास दोनों शामिल रहेगा। हिंदी भाषा में उद्भव व विकास भी शामिल रहेगा और व्याकरण भी शामिल रहेगी अगले चैप्टर में। और इसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा की बात करते हैं और उद्भव और विकास को मुख्य रूप से शामिल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इस बात पे गौर करने वाली है वो है कि हिंदी शब्द किससे बना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी शब्द है वो किससे निर्मित हुआ है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, यह शब्द है वो फारसी भाषा का है। तो जिस देश के अंतर्गत हिंदुस्तान, जिस देश की बोली हिंदी कहलाती है, जिस देश के लोग हिंदू कहलाते हैं, वो कोई यहां की बोली का शब्द न होकर के और यहां की भाषा का शब्द न होकर के विदेशी भाषा का एक शब्द है। और किस भाषा का शब्द है? यह फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। यह अपने को ध्यान में रखना है कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये उत्पन्न कैसे हुआ, ये शब्द कैसे आया, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो एक शब्द है सिंधु। सिंधु, सिंधु क्या है कि सिंधु एक नदी है। हिंदी शब्द है वो फारसी का शब्द है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? सिंधु से हुई है। और सिंधु क्या है? सिंधु एक नदी है और जो हिमालय से निकलती है। और भारत की अगर बात करें, अगर वर्त भारत की बात करें तो पहले का जो भारत था उसके अंतर्गत यह हिमालय से निकलकर यह नदी पाकिस्तान में बहती हुई समुद्र में हिंद महासागर के अंतर्गत है। हिंद महासागर का भाग है, एक खाड़ी है जिसका नाम है अरब सागर। अरब सागर में यह नदी मिल जाती है। तो ये सिंधु नदी है, ये भारत का एक प्रकार से प्रकृति सीमा का कार्य इन्होंने किया बहुत लंबे समय तक। तो सिंधु नदी से जितने भी आक्रमण हुए, एक तो इलाका हो गया पूर्व का, आज पाकिस्तान का कुछ भाग और पूरा भारत है वो सिंधु नदी के पूर्व में है। अगर आज की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पहले तो वर्त भारत के अंतर्गत सिंधु नदी भी इसी का हिस्सा थी, भारत के अंतर्गत शामिल था। और पश्चिम के अंतर्गत है वो पाकिस्तान वाला भाग आता है। सिंधु नदी के पश्चिम के अंतर्गत है पाकिस्तान वाला भाग आता है। इसको भौगोलिक, ये शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति भूगोल के माध्यम से हुई है, इस बात को अपन ने समझना है। और किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु क्या है? एक नदी है। तो मूल रूप से शब्द क्या है? सिंधु है। और सिंधु है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ये अपने को ध्यान में रखना है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है सिंधु शब्द। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सिंधु है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हिंदी शब्द बना। और ये हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। ये क्यों उत्पन्न हुआ इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये सिंधु नदी बहती है
और पश्चिम का जो भाग है वो 8% पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, और पूर्व में पूरा भारत सम्मिलित हो जाता है। तो सिंधु नदी, सिंधु शब्द है वो संस्कृत का है और ये एक प्राचीन नदी है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो अब जितने भी आक्रमण जैसे हुए प्राचीन समय के अंतर्गत, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि यूनानी आक्रमण जैसे सिकंदर का हुआ, तो सिकंदर का आक्रमण भी इस सिंधु नदी को उन्होंने पार किया और भारत के अंतर्गत आए, वो भारतवर्ष में उन्होंने प्रवेश किया। यूनानी जिसको कह सकते हैं, यूनानी आक्रमणकारी जिसके अंतर्गत सिकंदर महान, और उसके बाद में मंगोल आक्रमणकारी हुए। ये सब क्या है कि भारत सिंधु नदी के पश्चिम वाले हैं। भारत के अंतर्गत स्थल रूप से जितने भी आक्रमण हुए स्थल मार्ग से, वो सब सिंधु नदी को पार करते हुए। तो सिंधु नदी को पार करते हुए सिकंदर ने आक्रमण किया, मंगोलों ने भी आक्रमण किया, अरबों ने भी आक्रमण किया, अरबों ने भी आक्रमण किया, और मुगलों ने भी आक्रमण किया, मुगलों ने भी आक्रमण किया। तो जितने भी स्थल मार्ग से भारत पर जो भी आक्रमणकारी थे वो सिंधु नदी को प्यार करते हुए आए, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि जो पश्चिम सिंधु नदी के पूर्व के निवासी और सिंधु के पश्चिम के निवासी, तो सिंधु नदी के जो पश्चिम में जो निवासी थे उन लोगों ने सिंधु के पूर्व वालों को क्या कहा, सिंधु कहा। और अब इसमें कारण क्या होता है कि सिंधु नदी के जो पश्चिम के निवासी थे, ये अपने को ध्यान में रखना है कि सिंधु नदी के जो पश्चिम के निवासी थे उन्होंने सिंधु के पूर्व के रहने वालों को क्या कहा, सिंधु कहा। सिंधु के पश्चिम के निवासियों ने सिंधु के पूर्व की ओर रहने वालों को सिंधु कहा। अब कारण क्या होता है कि जो अरबी जो भाषा है उसके अंतर्गत जो है अरबी भाषा, उसके अंतर्गत क्या है, सिंधु शब्द तो संस्कृत का है, परंतु अरबी जो भाषा है, पश्चिम की जो भाषा है सिंधु नदी में, उसमें से को है कहने की प्रवृत्ति है। से को या अरबी और फारसी भाषा के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो ये जो इस तरफ का भाग था, सिंधु के पश्चिम वाला भाग था, वहां पर कौन सी भाषा प्रचलन में थी, फारसी थी। अब ये क्या है कि फारसी जो लोग हैं उन्होंने सिंधु के पूर्व की ओर रहने वाले लोगों को सिंधु कहा, परंतु फारसी के अंतर्गत दिक्कत यह है कि वहां से शब्द के जगह है आ जाता है। से किस में परिवर्तन हो जाता है में परिवर्तन हो जाता है। यह अपने को ध्यान में रखना है कि फारसी की विशेषता यह रहती है कि वहां से शब्द है वो है में परिवर्तन हो जाता है। तो जो थे फारसी लोग वो क्या है कि इसको सिंधु कह रहे थे अपने आप में, तो परंतु सिंधु शब्द की जगह जो वर्ण है वो इस्तेमाल क्या कर रहे थे, है कर रहे थे। तो इस कारण क्या है कि सिंधु को उन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा। सिंधु को इन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा। शय का उच्चारण है वो फारसी में, शय का उच्चारण है वो क्या हो जाता है हो जाता है। शय का उच्चारण फारसी में है हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात करते हैं कि सिंधु नदी से लगता हुआ क्षेत्र राजस्थान आता है, तो पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है जिसके अंतर्गत मारवाड़ी है, वहां भी से को है कहने की प्रवृत्ति है। जैसे वहां पर जैसे सासू है, सासू शब्द है, सासू को क्या कहते हैं, हासू कहते हैं। जैसे सड़क शब्द है, सड़क शब्द को हड़क कहते हैं। शीरा शब्द है, शीरा को हीरा कहते हैं, शीरा को हीरा कहते हैं। तो से शब्द को है कहने की प्रवृत्ति कहां पर है, फारसी भाषा में है। और उस फारसी भाषा का प्रभाव राजस्थानी पर भी आता है, क्योंकि यह क्षेत्र फारसी जो लैंग्वेज थी, और सिंधु नदी के नजदीक वाला क्षेत्र क्या पड़ता है, भारत के अंतर्गत राजस्थान पड़ता है, और वहां भी से को है कहने की प्रवृत्ति है। नागौर में और जो मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पर से को है कहने की प्रवृत्ति है। तो उन्होंने तो अपने आप में सिंधु कहा,
परंतु उनका जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो उच्चारण में क्या निकला, है निकला। और ध्वनि एक महत्वपूर्ण बात है ही है किसी भी भाषा को समझने के लिए, तो उनकी ध्वनि स की जगह है निकली। तो ये सिंधु को उन्होंने अपने आप में सिंधु कहा, परंतु वो शब्द उन्होंने क्या निकला, हिंदू निकला। और हिंदू शब्द किसका है, फारसी का। सिंधु शब्द किसका है, संस्कृत का है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, संस्कृत से फारसी में कन्वर्ट हुआ। जो संस्कृत भाषा का शब्द था सिंधु, वो फारसी में हिंदू कन्वर्ट हो गया, हिंदी में बदल गया, और इसलिए स को वहां पर हिंदू कहने की प्रवृत्ति बनी। और पश्चिम के जो निवासी थे वो फारसी थे, और पूर्व के रहने वाले जो हिंदुस्तान के निवासी थे उनकी जो भाषा थी या उनके जो लोग थे, इनका जो भूभाग था, यानी फारसियों ने पूर्व के रहने वालों को क्या कहा, निवासियों को क्या कहा, यहां के जो निवासी थे उसको हिंदू कहा, और जो भूभाग था यानी सिंधु नदी के पूर्व का जो भूभाग था उसको हिंद कहा, और यहां की जो भाषा थी उसको हिंदी कहा, उसको हिंदी कहा। और ये जो भाग था पूर्व वाला सब कुछ हिंदू हो गया, हिंद हो गया, और पश्चिम है वो आज भी सिंध है। पश्चिम का जो भाग है वो आज भी क्या है, सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंतर्गत है, और वो क्षेत्र जो पश्चिम का क्षेत्र है वो आज भी सिंध कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इन्होंने, पश्चिम वालों ने पूर्व वालों को, यहाँ के निवासी, इस भूभाग को तो हिंद कहा, यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा, और यहाँ की भाषा को हिंदी कहा। तो इस प्रकार से फारसी लोगों द्वारा हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया गया, और हिंदी है वो सिंधु शब्द संस्कृत था, और वहां से फारसी में यह परिवर्तित हो गया। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, जो हिंदी शब्द है वो कहां का है, फारसी का है। क्यों परिवर्तन हुआ, क्योंकि फारसी भाषा में श को है कहने की प्रवृत्ति है, और इस कारण क्या है कि सिंधु शब्द था उसका है हो गया और हिंदू हो गया, और हिंदू से फिर क्या हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी से फिर हिंदू, हिंदू से फिर हिंदी हो गया, और यह भाषा के रूप में यह शब्द इस्तेमाल होने लगा। यह अपने को ध्यान में रखना है। तो इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले जो मुख्य बात थी कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में पूरा प्रकाश अपने डाला कि किस प्रकार से जो सिंधु के पश्चिम के जो लोग थे, उन्होंने सिंधु के पूर्व के जो लोग थे उनको सिंधु कह, वो तो अपने आप में सिंधु कह रहे थे, परंतु उनका उच्चारण क्या हो रहा था, है हो रहा था। तो संस्कृत से जो सिंधु शब्द है वो संस्कृत है, संस्कृत का है, वो आगे चलकर क्या हो जाता है, फारसी में हिंदू हो जाता है, और भाषा के रूप में ये हिंदी हो जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि हिंदी शब्द है वो फारसी भाषा का है, और हिंदी शब्द क्यों बना ये भी अपने को समझ में आ गया कि इस फारसी के अंतर्गत स को है कहने की प्रवृत्ति है, इस कारण यह शब्द बना। अब दूसरी बात इसमें आती है कि हिंदी शब्द का अर्थ क्या है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, एक पहला विषय था। और हिंद का शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदी का शाब्दिक अर्थ हिंदी का शाब्दिक अर्थ है वो है हिंद का। हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, हिंद का, हिंद का, यानी कि सिंधु नदी के जो पूर्व वाला जो भाग है उसके लिए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया। तो हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, हिंद का है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण बातें होगी। आगे अगर बात करते हैं कि सिंधु के पश्चिम वालों ने पूर्व को हिंदू कहा, ये अपने को समझ में आ चुका है पूर्व वालों ने। अगर ये इंपॉर्टेंट बातों के अंतर्गत अगर लेके चले तो तीन बातें निकल के आती है। हिंदी शब्द फारसी का है, तो सिंधु से संस्कृत, और संस्कृत से हिंदी फारसी, और हिंदी बना। और हिंदी का शाब्दिक अर्थ है वो हिंद का है। और क्या है कि सिंधु के पश्चिम वालों ने, सिंधु के पश्चिम वालों ने पूर्व को, सिंधु पूर्व को, सिंधु पूर्व को, भूभाग को क्या कहा, भूभाग को हिंद कहा, और निवासियों को, लोगों को या निवासियों को, सिंधु के पूर्व के जो निवासी हैं उनको हिंदू कहा,
और भाषा को क्या कहा, इन लोगों की जो भाषा थी उसको हिंदी कहा। तो ये तीन बात अगर निकल के आती है कि इस प्रकार से इसका विकास हुआ। अब क्या है कि जो हिंदी शब्द का प्रयोग है ये तो हो गया भूभाग के लिए, निवासियों के लिए और भाषा के रूप में। अब अगर क्या है कि इसको, इस भाषा को सर्वप्रथम जो शब्द है वो कैसे हुआ, ये जो भूभाग के लिए हिंद हो गया, लोगों के निवासियों ने हिंदू कहा और भाषा को हिंदी कहा, ये अपने ध्यान में आ गई। अब भाषा के अर्थ में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला अपने पास क्या आ जाएगा, भाषा के अर्थ में। अगर भाषा के अर्थ की बात करते हैं, ये तो हो गया पूरे भूभाग के लिए भी उन्होंने प्रयोग किया। अब भाषा के अर्थ में सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया, अपन बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। तो भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, जो पहले जो प्रयोग था वो भाषा के अर्थ में ना होकर के पहले भूभाग के अर्थ में भी था, निवासियों के अर्थ में भी था और भाषा के अर्थ में भी था। वो तो तीनों अर्थों में था, परंतु तो केवल और केवल हिंदी भाषा के लिए जो हिंदी शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था, मुसलमानों ने किया था। मुसलमानों ने किया था और अरबी भाषा के अंतर्गत किया था। यानी भाषा के रूप में सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग मुसलमानों ने किया और अरबी के अनुसार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुसलमानों ने किया और इसका उल्लेख कहां मिलता है, जैसे अल-बरूनी, ये भी अरबी यात्री था, एक फिरदौसी, अल-बरूनी की किताबुल हिंद है और जो है फिरदौसी, ये क्या है कि अरब के यात्री थे और भारत में आए थे। इन्होंने भाषा के रूप में हिंदी शब्द का प्रयोग किया, ये अपने को ध्यान में रखना है। कब किया, 11वीं सदी में मुसलमानों ने किया, अरबी भाषा में किया और सबसे पहले इसका लोग हिंदी भाषा के रूप में जो शब्द है हिंदी, उसका प्रयोग सबसे पहले अल-बरूनी, लिखित रूप से प्रमाण कहां मिलते हैं अपने को, अल-बरूनी और फिरदौसी की रचनाओं में मिलते हैं और उसके बाद में मिलते हैं अमीर खुसरो की रचना में। ये सब मुसलमान थे। तो भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किसने किया कि हिंदी एक भाषा है, इस शब्द के अर्थ में किसने ग्रहण किया, मुसलमानों ने किया। अमीर खुसरो ने 14वीं सदी में भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण किया और अमीर खुसरो और अबुल फजल ने भी भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण किया 16वीं सदी में। ये फैक्ट अपने पास निकल के आगे कि सबसे पहले तो सिंधु शब्द है वो संस्कृत का है और फिर फारसी में ये हिंदू हो गया। क्यों हो गया कि फारसी में से को है कहने की प्रवृत्ति है, इस कारण हो गया। हिंदी का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, हिंद का है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और सिंधु के पूर्व वालों ने, पश्चिम के जो निवासी थे उन्होंने सिंधु के पूर्व वालों को भूभाग को हिंदू कहा, सिंधु कहा, हिंदू कहा और भूभाग को हिंद कहा और निवासियों को हिंदू कहा और भाषा को हिंदी कहा। और भाषा के अर्थ में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था, मुसलमानों ने किया था। फिरदौसी, अल-बरूनी जिन्होंने 11वीं सदी में, अमीर खुसरो ने 14वीं सदी में, अबुल फजल ने 16वीं सदी में। अब मुसलमानों ने क्या कहा, जबान हिंद, हिंदी को क्या कहा, मुसलमानों ने हिंदी को कहा, हिंदी को जबान हिंद, जबान हिंद। हिंदी भाषा को इन्होंने क्या नाम दिया, जबान हिंद। और जबान हिंद से हिंद जबान हो गया, हिंद जबान। आगे ये रूप बदलता रहा। पहले सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, मुसलमानों ने जबान हिंद कहा और जबान हिंद से हिंदी जबान हो गया, जबान हिंद से हिंदी जबान हो गया और हिंदी जबान से कन्वर्ट होके सिर्फ हिंदी हो गया। ये अपने को ध्यान में रखना है कि इस तरीके से इस शब्द का विकास होता रहा और ये परिवर्तन होता रहा और लास्ट में अपने पास क्या निकल के आया, हिंदी आया। और हिंदी शब्द भाषा के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, मुसलमानों ने किया। पहले उन्होंने जबान हिंद कहा और फिर वो कन्वर्ट होते हुए हिंद जबान हो गया। और फिर भाषा में सरलीकरण की प्रवृत्ति होती है, जैसे पहले यहां पर 3 शब्द थे, फिर इसको सरल करके हिंदी जबान और फिर सिर्फ हिंदी। ये हर भाषा की पहचान होती है, उसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति होती है। जबान हिंद से हिंद जबान और फिर सिर्फ हिंदी रह गया, ये अपने को ध्यान में रखना है।
और इन्होंने क्या है कि ये सब हिंदी हिंद हिंदी हिंद और ये शब्द एक ही है, इसका अर्थ क्या है, एक ही है। हिंद से जैसे इन्होंने हिंदवी बनाया, हिंद से उन्होंने क्या बनाया, हिंदवी बनाया, इसका अर्थ भी क्या है, हिंदी है। तो हिंद से उन्होंने हिंदवी बनाया और हिंदू से उन्होंने हिंदी बनाया, हिंदू से उन्होंने क्या बनाया, हिंदी बनाया। इनका अर्थ क्या है, एक ही है। हिंदू से हिंदी बनाया, अर्थ दोनों का एक ही है, यानी हिंदवी और हिंदी का अर्थ है हिंदी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इन्होंने कई नाम दिए मुसलमानों ने, उन सब का अर्थ क्या है, एक ही है। ये अपने को ध्यान में रखना है। हिंदी हिंदी भी इसको कहा, और भी इन्होंने कई नाम दिए। हिंदू भी इसी को कहा, हिंद भी इसी को कहा। ये सिर्फ भाषा के रूप में है। हिंदवी भी इसी को कहा, हिंदवी भी हिंदी को कहा, और क्या नाम दिया, हिंदुस्तानी भी इसी को कहा। ये हिंदी भाषा का ही नाम है। और हिंदुस्तान भी, हिंदुस्तान इस क्षेत्र के लिए उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो नाम है वो सबसे पहले किसने दिया, मुसलमानों ने दिया। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सब नाम क्या है, मुसलमानों ने दिए। और मुसलमान है वो फारसी तो लिपि का प्रयोग करते थे, और क्या करते थे, अरबी भाषा का ये प्रयोग करते थे और फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। बाद में हिंदी से मिलकर के क्या है कि उर्दू विकसित हुई, ये बाद की बात है। परंतु सबसे पहले इस प्रकार से कहा कि मुसलमानों ने हिंदी, हिंदू, हिंद, हिंदवी, हिंदुस्तानी, ये सब हिंदी के लिए ही प्रयोग में लिए गए शब्द है। इनका अर्थ सिर्फ हिंदी ही बनता है। अब ये बात आगे भी, हिंदी का विकास किस तरीके से हुआ और हिंदी को सबसे पहले हिंदी किसने कहा, सिर्फ हिंदी कैसे आया, हिंद जबान, फिर जबान हिंद, और फिर सिर्फ हिंदी रह गया। हिंदी, हिंदू, हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, ये सब किसके नाम है, हिंदी के ही नाम है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसके हिंदी शब्द है, उसके अर्थ भी, हर चीज का संकीर्ण अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है, वशिष्ठ अर्थ होता है, व्यापक अर्थ होता है, और भाषा वैज्ञानिक रूप में भी अर्थ होता है। तो इस अब हम बात करते हैं भी हिंदी के कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी के अर्थ की। हिंदी के 4 अर्थ हैं मुख्य रूप से। अगर हिंदी को अगर बात करें तो हिंदी के 4 अर्थ निकलते हैं। बात करते हैं हिंदी के कितने अर्थ हैं। हिंदी के 4 अर्थ हैं। हिंदी को अपन मोटे मोटे हिसाब से इसको 4 भागों में बांट करके इसके 4 अर्थ अपने निकाल सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि हिंदी का सबसे पहला जो अर्थ है वो व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ, व्यापक मतलब पूर्णतः सब जगह से फैला हुआ, सब चीज को समेटते हुए जो शामिल है, वो हिंदी का व्यापक अर्थ है। और व्यापक अर्थ है उसका समय क्या था, प्राचीन था। मतलब शुरुआत में जो अर्थ है वो हिंदी का व्यापक अर्थ में आएगा। इसका अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ में अगर हिंदी को ग्रहण करें तो सिंधु के पूर्व का भूभाग, सिंधु के पूर्व का भूभाग, हिंदी का व्यापक अर्थ की अगर बात करते हैं तो 3 अर्थ बनते हैं और सबसे प्राचीन है। समय की अगर बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीन है। सिंधु के पूर्व का भूभाग भी हो गया, सिंधु के पूर्व के निवासी भी हो गए, सिंधु के पूर्व के निवासी भी हो गए, और सिंधु के पूर्व की भाषा भी हो गई, सिंधु के पूर्व की भाषा। यानी व्यापक अर्थ में ये 3 बातों को समेटता है, भूभाग को भी, निवासियों को भी और भाषा को भी। ये अपने को ध्यान में रखना है और सबसे प्राचीन है। ये 4 बातें अपने निकल के आती है। व्यापक अर्थ में हिंदी क्या है, व्यापक अर्थ के अंतर्गत हिंदी सबसे प्राचीन शब्द है।
प्राचीन है, इसका उल्लेख करेंगे तो अपन इनका समय क्या है, सबसे प्राचीन है, और 3 अर्थों में, भूभाग के अर्थ में, निवासियों के अर्थ में और भाषा के अर्थ के अंतर्गत। और कौन सा, पूरे भारत के अंतर्गत, यानी सिंधु के पूर्व का जितना भी क्षेत्र है वो उसकी भूभाग, उसके निवासी और उनकी भाषा। तो व्यापक अर्थ के अंतर्गत है क्या चीज आ जाती है, व्यापक अर्थ के अंतर्गत सबसे प्राचीन है। ये समय का ध्यान रखना, ये कब का समय, टाइम कब का है, और किस रूप में इसको ग्रहण किया जा सकता है। हिंदी शब्द को भूभाग के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, निवासी और भाषा तीनों को सम्मिलित रूप से हम हिंदी का अर्थ ग्रहण करते हैं। और कब करते हैं, प्राचीन समय में करते हैं। तो ये हिंदी का व्यापक अर्थ हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हिंदी का दूसरा है सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ हिंदी का करते हैं, इसका सेकंड अर्थ, 4 अर्थ निकालने अपने को। सबसे पहले तो व्यापक अर्थ हो गया, उसके बाद में सामान्य अर्थ क्या निकलता है, सामान्य अर्थ जो लोक प्रचलित है, जो मूल रूप से क्या अर्थ लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले बात तो व्यापक अर्थ हो गया, दूसरा हो गया सामान्य अर्थ। समय क्या है, इस सामान्य अर्थ कब निकाला गया, हिंदी का सामान्य अर्थ कब निकाला गया, ये 13वीं से 18वीं सदी के मध्य निकाला गया। कब निकाला गया, 13वीं से 18वीं सदी। ये अपने को ध्यान में रखना है कि सामान्य अर्थ हिंदी का कब निकाला गया, 13वीं से 18वीं सदी के मध्य निकाला गया। और हिंदी का जो सामान्य अर्थ है वो मतलब किसका द्योतक है, ये अपने को ध्यान में रखता है कि ये बताता है कि उत्तर भारत की भाषा हिंदी है। सामान्य अर्थ में अंतर्गत क्या है, समस्त उत्तर भारत की भाषा हिंदी और उसकी बोलियां। तो व्यापक अर्थ के अंतर्गत तो पूरा भूभाग भी आ जाता है, निवासी भी आ जाते हैं और भाषा भी सम्मिलित हो जाती है। सामान्य अर्थ के अंतर्गत क्या है कि उत्तर भारत के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है, पूरा का पूरा जो 10 राज्यों का बड़ा क्षेत्र हो गया और उनकी बोलियां सबका सब किसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है, हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। और यह समय इसका क्या था, 13वीं से 18वीं सदी तक। यानी मुसलमानों ने जो हिंदी कहा वो इस समय को रिप्रेजेंट करता है। प्राचीन समय वाला तो फारसी के अंतर्गत आ गया, मुसलमानों ने हिंदी कहा और भाषा के रूप में कहा, तो समस्त उत्तर भारत की भाषा प्लस उनकी बोलियां किसको रिप्रेजेंट करता है, सामान्य अर्थ में हिंदी को रिप्रेजेंट करता है। यानी हिंदी का सामान्य अर्थ क्या हो गया, समस्त उत्तर भारत की भाषा और उनकी बोलियां किसके अंतर्गत आती है, हिंदी में आती है। समय क्या है, 13वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक है। ये हो गया अपने पास दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ अपने पास हो जाएगा विशिष्ट अर्थ। तीसरा अर्थ अपने पास क्या हो जाएगा, विशिष्ट अर्थ। यानी कि कई रूपों में इसके अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। विशिष्ट अर्थ, विशिष्ट अर्थ का मतलब हुआ कि एक अर्थ नहीं है, उसके जितने अर्थ ग्रहण करने चाहिए महत्वपूर्ण, वो सब उसके अंतर्गत समाहित हो जाएगा। हिंदी के अपन क्या क्या अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, वो सब का सब उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, वशिष्ठ अर्थ में सम्मिलित हो जाएगा। तो वशिष्ठ अर्थ में हम हिंदी का क्या क्या अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो वशिष्ठ अर्थ की शुरुआत कब हुई, 19वीं सदी से। विशिष्ट अर्थ है वो कब निकलना स्टार्ट हुआ, विशिष्ट अर्थ है वो कब निकलना शुरुआत की गई, उसकी समय क्या है, 19वीं सदी से। और इसमें सबसे पहले क्या है कि विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत हिंदी को, ये भाषा, ये अर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थ भाखा। अब ये ध्यान रखना है भी हिंदी को भाखा किसने कहा है, तो कबीर ने, तुलसी ने, जायसी ने, सूर ने और बिहारी ने। यानी कि विशिष्ट अर्थ में ये भाखा का अर्थ भी क्या है, हिंदी है। और भाखा नाम किसने दिया, कबीर ने दिया, तुलसी ने दिया, जायसी ने दिया, सूर ने दिया और बिहारी ने दिया। इन्होंने इसको भाखा कहा। भाखा का अर्थ भी हिंदी है, हिंदवी का अर्थ भी हिंदी है। हिंदवी का अर्थ भी क्या है, हिंदी है, हिंदवी अगर कह सकते हैं, हिंदवी। ये सब एक ही नाम के अर्थ है, इसका मतलब क्या है, हिंदी है, हिंदुई, इंदुई, इसका अर्थ क्या है, इंदुई भी है, हिंदुई। इंदुई किसने कहा, अंग्रेजों ने कहा। हिंदवी किसने कहा, मुसलमानों ने कहा।
भाखा किसने कहा? हिंदी के लिए कबीर, तुलसी, जायसी, सूर, बिहारी आदि ने इसको भाखा कहा। हिंदी को क्या कहा? भाखा कहा। हिंदवी किसने कहा? मुसलमानों ने कहा। अरबी में कहा, फारसी में कहा। हिंदुई किसने कहा? अंग्रेजों ने। जो अंग्रेज वहां आए उन्होंने इसको हिंदुई कहा। और हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी भी मुसलमानों ने इसको हिंदुस्तानी कहा। दखनी, दखनी भाषा कैसे बनती है? दखनी, दखनी भी किसको कहा? इसी को कहा दखनी। दखनी, दखनी, दखनी क्या है कि एक जो मुगल बादशाह हुए मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या है कि अपनी राजधानी क्या है कि दिल्ली से दौलतागिरी ले जाते हैं। सिर्फ राजधानी का परिवर्तन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि पूरी दिल्ली की जनता को उठा करके दक्षिण भारत में ले जाते हैं दौलतागिरी। और जब ये क्या है कि पूरा का पूरा वहां का जो सिस्टम है वो क्या है कि पूरी की पूरी जनता वहां जाती है, तो वहां जाने के बाद में वो जगह रास नहीं आती है और फिर वो वापस लौट आते हैं, परंतु बहुत सारी जनता वहीं पर रुक जाती है। और दक्षिणी भारत की भाषा और यहाँ की जो उत्तर भारत की भाषा है, उनके मिलन से एक नई भाषा विकसित हुई, वो दखनी कहलाती है, यानी वो भी हिंदी कहलाती है। तो इसलिए हिंदुस्तानी और दखनी का भी विशिष्ट अर्थ में इसको अपन क्या कह सकते हैं? हिंदी कह सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखता है। रेखता भी इसी को कहते हैं, हिंदी को। रेखता एक गालिब मैसूर से बहुत ही मशहूर शायर हुए थे, उन्होंने कहा था कि रेखता के केवल तुम ही उस्ताद नहीं हो। गालिब कहते हैं कि तेरे कोई जमाने में एक मूर भी था। तो ये अपने को ध्यान में रखता है। रेखता भी हिंदी के लिए प्रयोग में किया जाता है। उर्दू भी हिंदी से विकसित है। उर्दू जो शब्द है वो भी किसके अंतर्गत आता है? हिंदी के अंतर्गत आता है। उर्दू भाषा भी हिंदी की भाषा है। तो हिंदी को अपन रेखता भी कह सकते हैं, उर्दू भी कह सकते हैं, दखनी भी कह सकते हैं, हिंदवी भी कह सकते हैं, हिंदुई भी कह सकते हैं, हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं, भाषा भी कह सकते हैं। ये सब वशिष्ठ रूप में हिंदी के ही नाम है। इन सब नामों के विकल्प के रूप में हिंदी का प्रयोग, इन सब नामों के विकल्प के रूप में हिंदी, यानी इन सब नामों का जो विकल्प है वो क्या है? हिंदी है। अगर हिंदी के अंतर्गत बात करें तो हिंदी के अंतर्गत भाखा, हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, दखनी, रेखता, उर्दू, ये सब किस में समाहित हो जाती है? हिंदी में ही समाहित हो जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। वशिष्ठ अर्थ के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि ये भाखा, हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, दखनी, रेखता, उर्दू, ये सब नाम क्या है कि हिंदी के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। एक पॉइंट तो ये बन गया वशिष्ठ अर्थ के अंतर्गत। और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा? उत्तर भारत की भाषा के रूप में भी ये शब्द प्रयोग में आता है कि संघ की राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में भी। वशिष्ठ अर्थ की अगर बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट तो ये बन गया, और दूसरा पॉइंट इसका बनाते हैं राजभाषा, यानी हिंदी। हिंदी शब्द है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? राजभाषा का भी द्योतक है, राष्ट्रभाषा का भी द्योतक है। राष्ट्रभाषा भी हिंदी शब्द से अपने आप में वो आती है उभर के। राजभाषा भी हिंदी है, राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा किसे कहते हैं? जो सरकार द्वारा कानून बनाकर जिसको अपने जो अपना कार्य सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। और बहुत बड़े भूभाग में जिस राष्ट्र की जो है बोली, वो क्या है कि सबके अंतर्गत एक समानता विकसित करे और उनको जोड़े, और उनके अंतर्गत स्वांध की जो एक भाषा मानी जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और पूरे भारत के अंतर्गत स्वांध के रूप में सबको जोड़ने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो इसको अपन राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा। और 10 राज्यों की भाषा, 10 राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब राज्य किसके अंतर्गत शामिल होते हैं? हिंदी भाषा के अंतर्गत है। हरियाणा, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ का कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। तो ये 10 राज्य जिसके अंतर्गत हिंदी बोली, पढ़ी, लिखी और समझी जाती है वो, और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और दिल्ली,
केंद्र शासित प्रदेश, 10 राज्य, अंडमान निकोबार और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। ये इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। तो दूसरे अर्थ के अंतर्गत हम राजभाषा, राष्ट्रभाषा और पूरे उत्तर भारत की, इसको अपन कह सकते हैं उत्तर भारत, उत्तर भारत की भाषा का द्योतक कौन सा है? हिंदी शब्द है। तो हिंदी के विशिष्ट अर्थ कौन कौन से निकल सकते हैं? पहला तो ये सब भाषा के रूप में जो जितने भी हिंदी से निकली हुई भाषा है उन सबको अपन क्या कह सकते हैं? हिंदी कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा को, राजभाषा को और 10 राज्य और पूरे उत्तर भारत की भाषा को कौन रिप्रेजेंट करता है? हिंदी करती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर बात करते हैं राजकाज की, तीसरा विशिष्ट अर्थ क्या हो जाएगा? राजकाज यानी सरकारी काम, साहित्य और पत्रकारिता, पत्रकारिता से समृद्ध भाषा, समृद्ध भाषा। तो अगर अपन कहें कि राजकाज की भाषा भी है, साहित्य की भाषा है और पत्रकारिता की भाषा है, तो इस अर्थ के विशिष्ट अर्थ में अपन क्या कह सकते हैं कि हिंदी इस शब्द को अपने आप में अर्थ संबंधित करती है। विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत राजकाज, साहित्य और पत्रकारिता की भाषा के रूप में हम क्या कह सकते हैं? हिंदी को कह सकते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और मूल रूप से हिंदी किसे कहते हैं? तो हिंदी में तत्सम शब्दों की प्रधानता, तत्सम शब्दों की प्रधानता, फारसी शब्दों का कम से कम प्रयोग, कम से कम प्रयोग। हिंदी अपन विशिष्ट अर्थ में किसे कह सकते हैं कि हिंदी वो है जिसमें तत्सम शब्द किसे कहते हैं कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत शब्दों से लबरेज होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत शब्दों का जिसमें प्रयोग हो और फारसी के शब्दों से परहेज किया जाए, यानी बहुत ही कम से कम उन शब्दों से मुक्त भाषा, या अपन कह सकते हैं फारसी शब्द कम से कम या मुक्त, फारसी शब्दों से मुक्त जो भाषा है वो क्या कहलाती है? हिंदी कहलाती है। विशिष्ट अर्थ में हम हिंदी की परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि हिंदी में तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है और फारसी शब्दों से बिल्कुल मुक्त होती है, या कम से कम फारसी और उर्दू और जो है अरबी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या है? हिंदी है। अब हिंदी को विशिष्ट अर्थ में और ग्रहण करें तो क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी कौन है? हिंदी है। तो पुराने समय में जो संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, उनका स्थान किसने ले लिया? उत्तराधिकारिणी कौन है? उत्तराधिकारिणी कौन है? वो हिंदी है। तो विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत हम हिंदी को क्या कह सकते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जिसने स्थान ग्रहण कर लिया, यानी उसकी जगह पर आज वो जो मतलब उत्तराधिकारी है वो कौन है? हिंदी है। विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत हम इस भाषा का हिंदी शब्द का अर्थ है ये भी ले सकते हैं। और अगर बात करते हैं आगे तो और कौन से शब्द है? विशिष्ट अर्थ की अपन बात कर रहे हैं तो 4-5 अलग अलग पॉइंटों में अलग अलग भाषा के रूप में सिर्फ हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी और पूरी उत्तरी भारत की भाषा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। राजकाज और साहित्य और पत्रकारिता की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी क्या है? जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है और फारसी के शब्द नगण्य है या फारसी शब्दों से मुक्त है, वो हिंदी है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की उत्तराधिकारिणी कौन सी है? हिंदी है। अब हिंदी कैसे विकसित हुई? अगला विशिष्ट अर्थ की अगर बात कर रहे हैं तो विशिष्ट अर्थ के अंतर्गत है हिंदी कैसे विकसित हुई। मानक भाषा, खड़ी बोली। मानक भाषा कौन सी है? मानक भाषा खड़ी बोली, बांगरू वह ब्रज भाषा के मिश्रण से, ब्रज भाषा के मिश्रण से, यानी हिंदी है वो मानक कौन सी है? हिंदी में मानक है वो खड़ी बोली है। जिस हिंदी को अपन काम में लेते हैं वो क्या है?
खड़ी बोली है। और ये खड़ी बोली कैसे विकसित हुई? बांगरू प्लस ब्रज भाषा को जोड़ा गया, यानी बांगरू और ब्रज भाषा को मिलाया गया। इन दोनों के मिश्रण से क्या है, इन दोनों का मिश्रण किया गया। मिश्रण से फारसी की कोमल छाया में थोड़ा सा तड़का फिर फारसी का लगाया गया। यानी खड़ी बोली कैसे बनी? खड़ी बोली के अंतर्गत बांगरू और ब्रज भाषा को मिलाया गया और फारसी का तड़का लगाया गया। यानी कि फारसी की कोमल छाया के अंतर्गत जो विकसित हुई वो एक अद्भुत भाषा है। कोमल छाया में हिंदी क्या है? अगर इसके अंतर्गत बात करें तो हिंदी क्या है? हिंदी का एक अर्थ यह भी हो सकता है जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है और फारसी से मुक्त होते हैं, वो क्या है? हिंदी है। एक हिंदी की परिभाषा यह हो सकती है कि मानक भाषा खड़ी बोली है वो बांगरू प्लस ब्रज भाषा के मिश्रण से और फारसी की कोमल छाया में विकसित हुई एक अद्भुत भाषा है। हिंदी क्या है कि खड़ी बोली हिंदी है वो बांगरू और ब्रज भाषा को मिश्रण किया गया और फारसी की कोमल छाया के अंतर्गत इस भाषा एक अद्भुत भाषा विकसित हुई है और जो देश और विदेश में बोली जाती है। हिंदी क्या है? जो देश और विदेश में बोली जाती है वो हिंदी है। तो हिंदी क्या है ये अगर अपन बात कर सकते हैं तो हिंदी क्या है? खड़ी बोली हिंदी की मानक है। और वो कैसे विकसित हुई? ब्रज भाषा और बांगरू भाषा, बांगरू जो हरियाणा के अंतर्गत बोली जाती है, ब्रज भाषा जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बोली जाती है, इन दोनों के मिश्रण से और फारसी की कोमल छाया के अंतर्गत विकसित हुई हिंदी एक अद्भुत भाषा है जो क्या है कि बहुत बड़े देश और विदेशों में बोली जाती है। यह भी एक हिंदी का विशिष्ट अर्थ है। अब लगभग सारे अर्थ हिंदी के आगे भी हिंदी के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। अब हिंदी को बोलने वालों की अगर बात करें तो हिंदी है वो, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि बोलने वालों की संख्या के अनुसार बात करते हैं तो विश्व में सबसे अधिक फर्स्ट नंबर पे जो भाषा आती है वो अंग्रेजी है। सबसे ज्यादा है अंग्रेजी बोली, पढ़ी लिखी और समझी जाती है। तो एक नंबर की भाषा कौन सी है? ये अंग्रेजी है। दूसरे नंबर की जो भाषा है वो मंदारिन है। मंदारिन जिसको चीनी कहते हैं। तो विश्व में बोलने वालों की संख्या के हिसाब से सेकंड नंबर की भाषा कौन सी है? चीनी है, मंदारिन। और थर्ड नंबर की जो भाषा है पूरे विश्व में वो हिंदी है। तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो हिंदी पूरे विश्व की तीसरी भाषा है जो सबसे अधिक बोली, लिखी, पढ़ी और समझी जाती है। अनुमानतः इसका लगभग 80 करोड़ लोगों द्वारा जो ये बोली जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि हिंदी लगभग 80 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और लगभग 25 देशों में बोली जाती है। 25 देशों में बोली जाती है। तो हिंदी एक प्रकार से देखें तो विश्व की भाषा के रूप में इसको ख्याति प्राप्त हो सकती है। और जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना आया है और जो सिनेमा का प्रयोग है उससे हिंदी को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। क्योंकि विश्व में जितने भी कंपनियां हैं वो अपना उत्पाद क्या है कि हिंदी भाषा के लोगों में, एक हिंदी भाषा जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा बाजार है विश्व का। और जितनी भी कंपनियां हैं वो सब क्या है कि हिंदी के अंतर्गत क्या है कि अपने उत्पाद और जो अपना एडवर्टाइजमेंट है वो हिंदी के अंतर्गत करती है। तो इसलिए क्या है कि हिंदी भाषा को लगातार बल भी मिल रहा है और भविष्य के अंतर्गत नंबर 1 पर भी हिंदी भाषा आ सकती है। बस अपने को इसको अपनाना है और इसको अपने जीवन में, व्यवहार में लाना है। तो हिंदी भाषा लगभग 80 करोड़ लोग और 25 देशों में यह बोली जाती है। यह भी हिंदी का विशिष्ट अर्थ में, इस बात को भी अपने ग्रहण कर सकते हैं। अब चौथा एक बनता है कि हिंदी का चौथा अर्थ कौन सा है? भाषा वैज्ञानिक अर्थ में। अगर सिर्फ भाषा, लैंग्वेज का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किस तरीके से किया जाता है, सिर्फ उस बात को ध्यान में रखा जाए तो हिंदी क्या है, इसकी अगर बात करते हैं कि भाषा वैज्ञानिक अर्थ में हिंदी क्या है। हिंदी के 4 अर्थ ले लिए अपन ने। तो पहला तो प्राचीन अर्थ था, जो प्राचीन समय में था, एक सामान्य अर्थ था और एक विशिष्ट अर्थ था और एक चौथा है वो भाषा वैज्ञानिक अर्थ। यानी भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्थ क्या है? भाषा वैज्ञानिक अर्थ। भाषा वैज्ञानिक अर्थ, हिंदी का भाषा वैज्ञानिक अर्थ है क्या है? तो हिंदी प्रदेश के अंतर्गत बोले जाने वाली भाषा वैज्ञानिक अर्थ क्या है? हिंदी प्रदेश में, हिंदी प्रदेश के अंतर्गत
बोली जाने वाली हिंदी प्रदेश के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है, बोले जाने वाली 18 और 22, कुछ जगह 18 मानी जाती है और कुछ जगह 22 भी आ जाती है। 18 और 22 बोलियों के संकुल, संकुल किसे कहते हैं कि मिला जुला कर, जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में क्लस्टर कहते हैं, पूरा क्षेत्र, यानी कि 22 बोलियों का सम्मिलित रूप से जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, जिसमें हिंदी प्रदेश के अंतर्गत बोले जाने वाली 18 और 22 बोलियों के संकुल, जिसमें 5 उपभाषाएं और विभाषा शामिल है, जिसमें क्लस्टर, जिसमें 5 उपभाषाएं पब्लिक विभाषाएं शामिल है, तो भाषा वैज्ञानिक अर्थ में हिंदी क्या है? तो हिंदी प्रदेश के अंतर्गत बोली जाने वाली 18, कुछ जगह 18 आती है, मुख्य रूप से 18 मानी जाती है, 18 या 22 बोलियों का संकुल जो क्लस्टर है, उनको मिलाकर के और 5 उपभाषाएं और विभाषाएं हिंदी के अंतर्गत शामिल है। यह भाषा वैज्ञानिक अर्थ में इसका यह अर्थ है। अगर शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से के अंतर्गत देखें, एक और भी आता है, शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, अगर शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो हिंदी के अंतर्गत 23 उपभाषाएं और उनकी बोलियां शामिल होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि उसका क्षेत्र और बड़ा हो जाता है अगर शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। और सिर्फ भाषा वैज्ञानिक अर्थ के अंतर्गत इसका अर्थ लेते हैं तो इसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं प्लस 18 और 22 बोलियों का संकुल जो क्लस्टर है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। और शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो बहुत सी भाषाएं उसके अंतर्गत शामिल हो जाती है और कुल मिलाकर उसके अंतर्गत 23 उपभाषाएं और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां सम्मिलित हो जाती है। शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिंदी के अंतर्गत 23 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां शामिल है, बोलियां शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 18 बोलियां प्लस 5 उपभाषाएं शामिल है। अगर शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, सिर्फ केवल और केवल शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 23 उपभाषाएं और उसके अंतर्गत जितनी भी बोलियां आती है 50-60 वो सब के सब उसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत शामिल है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के 4 अर्थ हो गए, व्यापक अर्थ, सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ और भाषा वैज्ञानिक अर्थ। ये हिंदी के 4 अर्थ हो गए। अब अगर बात करते हैं कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद में हिंदी में एट प्रेजेंट क्या शामिल है वो अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि इस समय हिंदी के अंतर्गत क्या शामिल है। आगे अपन बात करते हैं हिंदी के विकास की। तो विकास के अंतर्गत सबसे पहले क्या है? संस्कृत है, संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के बाद में उसकी उत्तराधिकारिणी पाली हुई। पाली की उत्तराधिकारिणी यानी संस्कृत का स्थान समय आने के बाद पाली ने ले लिया और पाली का स्थान समय आने के बाद में प्राकृत ने ले लिया और प्राकृत का स्थान अपभ्रंश ने ले लिया और अपभ्रंश का स्थान हिंदी ने ले लिया। तो इस प्रकार से हिंदी की विकास यात्रा की अगर बात करें तो संस्कृत की उत्तराधिकारिणी पाली, पाली की उत्तराधिकारिणी प्राकृत, प्राकृत की अपभ्रंश और अपभ्रंश की हिंदी। और वर्तमान समय में इन सभी भाषाओं का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? हिंदी कर रही है। तो राष्ट्र और राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अब आगे अगर बात करते हैं हिंदी, तो हिंदी के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो हिंदी के अंतर्गत अगर अपन 3 बातों में मुख्य रूप से बिंदु से बात करते हैं, भी हिंदी का विकास है वो एक तो कौन से अपभ्रंश से हुआ, कौन कौन से अपभ्रंश है? अपभ्रंश भी 8 या 9 प्रकार के हैं। उसमें से कौन कौन से मुख्य अपभ्रंश है जिससे हिंदी विकसित हुई? तो कौन कौन से तो अपभ्रंश हुई और कौन कौन सी उपभाषाएं हैं हिंदी में? उपभाषाएं और कौन सी बोलियां शामिल है?
और कौन सी बोलियां शामिल है। तो इन तीन बिंदुओं पे अगर हम बात करेंगे तो इन तीन बिंदुओं के अंतर्गत क्या हो जाएगा, हिंदी का लगभग जो एक ढांचा है एक प्रॉपर रूप से वो अपने सामने आ जाएगा। तो इसी ढांचे के अंतर्गत बात करते हैं अपभ्रंश की, उपभाषाएं की और बोलियों की हिंदी के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो इस कड़ी के अंतर्गत बात करते हैं, सबसे पहले अपने पास हो जाएगा अपभ्रंश। अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में कौन सा अपभ्रंश शामिल है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से क्या बना, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। अगर यह पूछे कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास किससे हुआ, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। और फिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां शामिल है, कौन कौन सी बोलियां इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये अपने पास टोटल 5 अपभ्रंश है और 5 अपभ्रंश और 5 उपभाषा और उनकी बोलियां शामिल हो जाएगी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, सबसे पहले तो खड़ी बोली। और खड़ी बोली है वो क्या है कि मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से ही हुआ है, इसलिए खड़ी बोली प्रथम रूप में आ जाएगी। इसमें 5 बोलियां मानी जाती है। दूसरी हो जाएगी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। और तीसरी हो जाएगी बांगरू। बांगरू। और चौथी बुंदेली। और 5वीं कन्नौजी। तो कहने का मतलब शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां मुख्य रूप से है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। और एक अगर इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां शामिल है हिंदी के अंतर्गत। परंतु कुछ जगह 18 की जगह 22 बोलियां भी सम्मिलित कर ली जाती है। तो 22 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक दक्षिणी और हो जाती है। दक्षिणी। दक्षिणी तो ये मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर के दौलताबाद लेके गया था दक्षिणी भारत में, और वहां हैदराबाद से मिलकर के एक नया जो बनी एक बोली बनी, जो भाषा बनी, वो क्या है कि दक्षिणी कहलाती है। और ये पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा के अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। तो एक नंबर हो गए, एक नंबर उपभाषा होगी। दूसरे नंबर की उपभाषा हो जाएगी, ये भी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। शोरसेनी अपभ्रंश। और इससे राजस्थानी उपभाषा विकसित हुई। राजस्थानी उपभाषा। शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा विकसित हुई। और राजस्थान की बोलियां कौन कौन सी सम्मिलित आती है, बोलियों में कौन कौन सी, मुख्य रूप से तो 4 मानी जाती है, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहते हैं, और तीसरी हो जाएगी मालवी, और चौथी हो जाएगी मेवाती। और मेवाती 4 बोलियां राजस्थानी की है। परंतु जब 18 की बात करते हैं तो 4 है, अगर 22 की बात करते हैं तो और सम्मिलित हो जाती है मेवाड़ी, हाड़ौती और वागड़ी, ये और सम्मिलित हो जाती है। अगर इन भाषाओं में 18 के अलावा 4 और शामिल करते हैं तो ये 4 हो जाती है 22। तो शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा, शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा, और ये बोलियां विकसित हुई है। अब अगर बात करते हैं शोरसेनी अपभ्रंश से एक और तीसरे नंबर पर भी शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा विकसित हुई है। पहाड़ी उपभाषा। पहाड़ी उपभाषा विकसित हुई है। और पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती है।
पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। एक गढ़वाली, गढ़वाली, कुमायूनी, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी को नेपाली भी कह सकते हैं, नेपाली। तो शौरसेनी अपभ्रंश, 3 अपभ्रंश का मुख्य रूप से योगदान है। तो राजस्थान हिंदी की लगभग 5, 4, 9 और 3, 12 बोलियां तो एक ही अपभ्रंश से विकसित हुई है। कौन सी? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब आगे अगर बात करते हैं तो अर्धमागधी अपभ्रंश से, चौथा अपभ्रंश है हिंदी के अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से है वो क्या है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा विकसित हुई और इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां इसके अंतर्गत आती है। और 5वां जो अपभ्रंश है अपने पास, वैसे तो देखा तो गिनती के हिसाब से तो 5वां है, 5वां उपभाषा के हिसाब से तो, परंतु अपभ्रंश के हिसाब से तीसरा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश 5वां अपभ्रंश अपने पास कौन सा है? मागधी अपभ्रंश है। और इससे कौन सी उपभाषा विकसित हुई? बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा इससे विकसित हुई। और बिहारी उपभाषा की 3 बोलियां हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित है। पहली है भोजपुरी और दूसरी है मैथिली और तीसरी है मगही। तो ये कुल मिलाकर जो हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां मानी जाती है वैसे तो, परंतु कुछ जगह अगर 22 का भी नाम आता है। तो अगर बात करते हैं तो हिंदी का विकास संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी में हुआ। हिंदी के अंतर्गत 3 अपभ्रंश शामिल होते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश शामिल होता है, मागधी अपभ्रंश शामिल होता है और अर्धमागधी अपभ्रंश शामिल होता है। और 18 बोलियां शामिल होती है और 5 उपभाषा सम्मिलित होती है। 5 उपभाषा के अंतर्गत अपने पास कौन कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी उपभाषा हो जाएगी, राजस्थानी उपभाषा हो जाएगी और अपने पास पहाड़ी उपभाषा हो जाएगी और अपने पास पहाड़ी के बाद में पूर्वी हिंदी उपभाषा सम्मिलित हो जाएगी और बिहारी उपभाषा सम्मिलित हो जाएगी। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां सम्मिलित हो जाएगी। 18 बोलियों के अंतर्गत अपने पास सबसे पहले खड़ी बोली हो जाएगी, फिर ब्रज भाषा हो जाएगी, बांगरू हो जाएगी, बुंदेली हो जाएगी, कन्नौजी हो जाएगी। ये 5 मुख्य रूप से है। उसके बाद में अगर हम 18 की जगह 22 मानते हैं तो अपने पास छठी हो जाएगी दक्षिणी। अब अगर बात करते हैं तो शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां मुख्य रूप से और 3 गौण रूप से भी अगर अपन शामिल कर सकते हैं तो 4 में मुख्य रूप से मारवाड़ी हो जाएगी, दूसरी अपने पास ढूंढाड़ी जयपुरी हो जाएगी, मेवाती हो जाएगी और मालवी हो जाएगी। उसके बाद हाड़ौती, मेवाड़ी और वागड़ी 3 बोलियां और सम्मिलित हो जाएगी। अब अगर बात करते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से फिर तीसरी उपभाषा बिहारी उपभाषा भी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से बिहारी के अंतर्गत अपने पास है ये जो अपने पास पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत अपने पास कितनी हो जाएगी? 3 बोलियां गढ़वाली हो जाएगी, कुमायूनी हो जाएगी और पश्चिमी पहाड़ी नेपाली हो जाएगी। उसके बाद में अपने पास अपने पास हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अब अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत अपने पास पूर्वी हिंदी सम्मिलित हो जाएगी और इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां सम्मिलित हो जाएगी। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत अपने पास बिहारी उपभाषा सम्मिलित हो जाएगी, भोजपुरी, मैथिली और मगही इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगी। तो ये अपने मुख्य रूप से जो हिंदी है, हिंदी के अंतर्गत क्या आता है, ये एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब किस प्रकार से अपभ्रंश का विकास हुआ, कैसे संस्कृत का विकास हुआ, कैसे पाली का विकास हुआ, उसके जड़ में जाना, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का और वीरों का। तो इस प्रकार से मूल में अगर अपन जाएंगे तो धीरे धीरे इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में इतना ही। अब जब 8 क्लास के बाद इसका नंबर आएगा तब इससे जो है आगे आएगा उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इस चैनल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।